everyone. In today's class we will discuss about the consolidation, चकबंदी। ये जो विषय है कंसोलिडेशन, ये जो हमारा LLB 3 ईयर 6 सेमेस्टर है, उस 6 सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट लैंड लॉ है उसकी फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है। और उसकी फर्स्ट यूनिट में जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जो फर्स्ट यूनिट में जो हम जिस विषय को पढ़ेंगे वो है क्या, कंसोलिडेशन। और उसमें जिस अधिनियम को हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अधिनियम है हमारा यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953। आज की हमारी इस क्लास में हम इस एक्ट के बारे में समझेंगे। हमारा टॉपिक का नाम भी जैसा आप देख रहे हैं आज का है इंट्रोडक्शन ऑफ यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953। एक शब्द आपने सुना होगा कंसोलिडेशन, या जनरली आपने एक शब्द सुना होगा कि लोग कहते हैं कि गांव में क्या हुआ, चकबंदी आ गई। आखिर ये चकबंदी क्या है, इस चकबंदी का संबंध खेती से किस तरीके से है, किस तरीके से ये हमारा जो किसान है उस पर और हमारे जो खेती की जमीनें हैं उन पर किस तरीके से ये प्रभाव डालती है, और किस विधि के अंतर्गत ये कंसोलिडेशन के जो सारे ऑपरेशंस हैं इनको परफॉर्म किया जाता है, उस विधि के बारे में हम एक सामान्य परिचय आज की इस क्लास में लेंगे कि आखिर चकबंदी से संबंधित जो विधि है वो क्या है, और ये चकबंदी है इसकी जो पूरी प्रक्रिया है आखिर ये क्या है। हम अपने विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम हमारा विषय है, जो हमारा अधिनियम है यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट, अगर हम इसके बारे में थोड़ी बात करें तो आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार है वो क्या है, कृषि है, वो खेती है। और हमारे यहाँ पर न केवल आजादी के बाद बल्कि आजादी से पहले से एक संकल्प, जो उस समय की तत्कालीन सरकार थी, उस समय के जो नेता थे, जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे, उनका हमेशा से आजादी से पहले भी उनका ये संकल्प रहा था कि हम क्या करेंगे, कृषकों की स्थिति में सुधार करेंगे, जो हमारे खेतीहर किसान हैं। और आप जानते हैं कि जमींदारी की व्यवस्था उस समय इस देश में व्यापक रूप से फैली हुई थी और उससे किसानों का लगातार शोषण हो रहा था। तो ये संकल्प आजादी से पहले से कांग्रेस पार्टी ने लिया हुआ था कि हम क्या करेंगे कि जो हमारा किसान है उसकी स्थिति में हम सुधार करेंगे, जिससे जो हमारे अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार जो खेती है उसमें सुधार हो, और हमारा जो किसान है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है, वो कैसे भी मजबूत हो। 1950 में आप जानते हैं आजादी के बाद क्या हुआ कि जमींदारी व्यवस्था को इस देश से समाप्त किया गया, और जैसे ही जमींदारी व्यवस्था समाप्त हुई उसके बाद अगली जो डिमांड थी वो डिमांड शुरू हुई किसके लिए, चकबंदी के लिए। सरकार ने जमींदारी को खत्म करने के बाद राज्यों को ये शक्ति दी कि आप क्या करें, अपने अपने यहाँ पर चकबंदी से संबंधित विधियों को बनाएं। और इसी क्रम में हमारे उत्तर प्रदेश में एक अधिनियम पास होता है, एक अधिनियम हमारे यहाँ बनाया जाता है, और उस अधिनियम का नाम था उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम या यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953। ये अधिनियम इससे पहले भी 1939 में एक बार बनाया गया था चकबंदी से संबंधित उत्तर प्रदेश में, लेकिन आप जानते हैं उस समय भारत आजाद नहीं था और जो सरकार की इच्छा शक्ति वो चकबंदी को लागू करने के मामले में बहुत थी नहीं, इसलिए उस समय ये चकबंदी का अधिनियम बना, लेकिन इसमें क्योंकि कोई कंपल्शन नहीं था इसलिए लागू नहीं हो पाया। आजादी के बाद 1953 में ये एक्ट बनाया जाता है और 4 मार्च को राष्ट्रपति की सहमति इसको मिलती है और 8 मार्च को यूपी के साधारण गजट में ये प्रकाशित होता है, और चकबंदी अधिनियम अस्तित्व में उत्तर प्रदेश में पहली बार 8 मार्च 1954 को आ जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से ही उत्तर प्रदेश में क्या करा जाता है, चकबंदी की जितनी भी क्रियाएं हैं, कंसोलिडेशन से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस हैं, उन ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। और इस अधिनियम को साथ देने के लिए, इसका सहयोग देने के लिए उत्तर प्रदेश में यूपी कंसोलिडेशन रूल्स, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स रूल 1954 ये भी बनाए गए, यानी कि एक अधिनियम, चकबंदी अधिनियम 1953 का, और उसके साथ में चकबंदी से संबंधित एक नियमावली 1954 में बनाई गई। और इन दोनों अधिनियम और इस नियमावली के सहयोग से उत्तर प्रदेश के अंदर क्या करा जाता है, चकबंदी से संबंधित क्रियाओं को पूरा किया जाता है, उनको निष्पादित किया जाता है। ये चकबंदी क्रियाएं किस तरीके से होती हैं और इस चकबंदी का अर्थ क्या है, इसके बारे में हम समझें। आखिर ये जो वर्ड कंसोलिडेशन है, ये जो शब्द चकबंदी है, इसका अर्थ क्या है, चकबंदी में आखिर होता क्या है। देखिए, आप जानते हैं कि चकबंदी जो हमारे यहाँ लाई गई, वो चकबंदी लाई गई किसानों की दशा में सुधार करने। जो हमारे यहाँ किसान थे ये अलग अलग जमीनों पर, छोटी छोटी जमीनों पर, अलग अलग जहां पर जिसको जो खेती मिली, जमींदारी व्यवस्था के खत्म होने के बाद आप जानते हैं कि जो जहां पर खेती कर रहा था उसको उन जमीनों में मालिकाना हक दे दिया गया। कई तरीके के भूमिधर हमारे यहाँ बनाए गए।
उन भूमिधरों को क्या था, वो अलग अलग स्थानों पर उनकी जोत थी, उनकी खेती थी, और उन खेती पर वो क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। उन खेती पर वो काम करते हुए अलग अलग स्थानों पर उनके छोटी छोटी जोत थी, उनके छोटे छोटे प्लॉट थे। कंसोलिडेशन प्रोसेस में क्या करा जाता है, जो किसानों के छोटे छोटे खेत होते हैं और वो अलग अलग जो होते हैं, सपोज दैट ये कोई किसान है, मान लीजिए ये मिस्टर ए है, और मिस्टर ए की ये 4 प्लॉट है, ये मान लीजिए आपका प्लॉट नंबर 1 है, ये मान लीजिए उनका प्लॉट नंबर 2 है, ये मान लीजिए उनका प्लॉट नंबर 3 है, और ये मान लीजिए उनका प्लॉट नंबर 4 है। अब सपोज दैट मिस्टर ए के ये 4 छोटे छोटे खेत हैं, और ये चारों छोटे छोटे खेत अलग अलग जगहों पर स्थित है। अगर हम इसमें कोई नाप कर ले, मान लीजिए ये 2 एकड़ का है, ये 3 एकड़ का है, ये 4 एकड़ का है, और ये मान लीजिए आप फिर से 3 एकड़ का है। अब मिस्टर ए के पास टोटल जो खेती की जमीन है वो कितनी हो गई, 2 3 5 4 9 और 3 12। अब 12 एकड़ जमीन के जोतदार कौन है, मिस्टर ए है। चकबंदी में क्या किया जाता है, क्योंकि चकबंदी में ये जो छोटे छोटे लैंड्स हैं, इन लैंड्स में अलग अलग मिस्टर ए को जाकर के खेती करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मिस्टर ए का श्रम भी ज्यादा लगता है, मिस्टर ए को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर मिस्टर ए अपनी किसी जमीन पर कोई इरिगेशन फैसिलिटी, कोई सिंचाई का साधन लगाना चाहें, तो वो ये किसी एक ही जमीन पर लगा सकते हैं। तो इसके लिए इन्हें अलग अलग जमीनों पर 4 अलग अलग साधनों की आवश्यकता है। जब ये फसल को लेने जाते हैं तो इन्हें 4 अलग अलग जगहों पर फसल लेने जाना पड़ता है। जब ये फसल को बोने जाते हैं तो इन्हें 4 अलग अलग जगहों पर फसल बोने जाना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में चकबंदी में क्या किया जाता है कि मिस्टर ए की जो ये 4 अलग अलग जगहों पर मिलाकर के 12 एकड़ जमीन है, इसको क्यों ना हम एक ही जगह पर इकट्ठा करके और एक जगह पर एक बड़ा प्लॉट मिस्टर ए को 12 एकड़ का दे दे। तो मिस्टर ए को इससे सुविधा ये होगी कि इन्हों को जब इन्हें फसल बोने जाना है तो ये एक ही जगह पर गए और क्या करा इन्होंने, जब ये एक ही जगह पर गए, यहाँ पर इन्होंने फसल बो दी। फसल पर पानी लगाने का नंबर आया तो एक ही जगह पर इन्होंने क्या करा, आपका पानी एक ही जगह पर लगा दिया। जब फसल को ले जाने का नंबर आया तो एक ही जगह पर आए और एक ही बार में फसल काट करके ले गए। तो चकबंदी होने के बाद किसान को क्या होता है, उसका धन, उसका श्रम और उसका समय, ये तीनों चीजों की चकबंदी होने के बाद किसान को बचत होती है। जो छोटी छोटी अलग अलग जगहों पर उसकी जो खेती होती है वो मिलकर के एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं, और इकट्ठी होने के परिणाम अभी हमने बात की कि क्या होता है, उसको फसल बोने में सुविधा होती है, उसको फसल ले जाने में सुविधा होती है, और इसके साथ साथ अगर वो कोई इरिगेशन फैसिलिटी, कोई इंप्रूवमेंट, कोई अपने खेती में कोई सुधार करना चाहता है तो उसको 4 अलग अलग जगहों पर सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। वो एक ही जगह पर यहाँ पर चाहे तो अपना ट्यूबवेल लगा ले, चाहे तो समरसिबल लगा ले, चाहे तो इस पर फेंसिंग करा ले, इस पर बाड़ लगा ले, वो जो भी करना चाहे वो एक जगह पर कर सकता है। अब इसके हम लिटरल मीनिंग की तरफ बात करें इसके, तो जनरली कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, रीएलोकेशन ऑफ पार्सल्स, यानी कि जो पार्सल, जो लैंड है, जो जोत है, उनको क्या करना, रीएलोकेट करना, किसके बीच में, किसानों के बीच में। ठीक है, जो लैंड ओनर्स हैं इनके बीच में क्या करना, जमीनों को रीएलोकेट करना। और कैसे करना, तो हमने अभी बात करी कि क्या करना, एक जगह पर बड़ा प्लॉट दे देना, इस तरीके से जमीनों को रीएलोकेट करना। ये क्या होता है, कंसोलिडेशन का मीनिंग होता है। अगर हम कंसोलिडेशन की डेफिनेशन की बात करें, हम अपने एक्ट की तरफ आए, जो हमारा यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट है, जो हमारा 1953 का यूपी कंसोलिडेशन एक्ट है, इसमें जो सेक्शन हमारा सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 ये हमारा डेफिनेशन क्लास है, और इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या करा गया है, हमारा कंसोलिडेशन को डिफाइन किया गया। और देखिए ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप परीक्षा में जाएंगे तो 100% आपको कंसोलिडेशन से रिलेटेड एक सवाल ये आपको लैंड लॉ के पेपर में रखा हुआ मिलेगा। और ना केवल आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, बल्कि जब आप जुडिशरी का एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें भी जो हमारा थर्ड पेपर होता है, जिसमें हमारी भूमि विधियां लैंड लॉ पूछा जाता है, उसमें भी आपको कंसोलिडेशन से 1 या 2 सवाल 100% मिलने ही मिलने हैं। और उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेशन, डिफाइन कंसोलिडेशन, what are the lands which are included in consolidation and what are the lands which are excluded from the consolidation operation। ऐसे करके एक क्वेश्चन आपको कंसोलिडेशन की डेफिनेशन से और कंसोलिडेशन के मीनिंग से मिलता है। एक्ट में कंसोलिडेशन की क्या डेफिनेशन है, तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा सेक्शन 3 की तरफ, और सेक्शन 3 का जो 2 सब क्लॉज है, इस 2 सब क्लॉज में क्या करा गया है, कंसोलिडेशन को डिफाइन किया गया है, इस चकबंदी को परिभाषित किया गया है। और ये कहता है कि कंसोलिडेशन मींस रीअरेंजमेंट ऑफ होल्डिंग्स। और होल्डिंग्स क्या है, तो हमने आपको बताया, होल्डिंग्स का मतलब होता है जोत, अर्थात कृषि योग्य भूमि।
इसमें रीअरेंज किया जाता है किसको? होल्डिंग्स को। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल और केवल ऐसी जमीनों को ही रीअरेंज किया जाएगा कंसोलिडेशन में जो किससे संबंधित हैं? जिस पर खेती होती है, जो जोत है, जिस पर खेती की जाती है, ना कि सभी जमीनों को कंसोलिडेशन में शामिल किया जाएगा। यानी कि वे जमीनें जिनको खेती के पर्पस से यूज नहीं किया जा रहा है, ऐसी जमीनों को हम कंसोलिडेशन में नहीं। तो कंसोलिडेशन मींस रीअरेंजमेंट ऑफ होल्डिंग्स इन अ यूनिट। अब ये यूनिट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट जो डिफाइन है, ये किसमें डिफाइन है? ये सेक्शन इसी डेफिनेशन क्लास के 3 के सब क्लास 11A में डिफाइन है। और यहां पर यूनिट को बताया गया है। और यूनिट का मतलब होता है जनरली जिन एक या दो गांव को मिलाकर के चकबंदी के लिए एक चकबंदी योजना तैयार की जाएगी, ऐसे गांव को या ऐसे स्थानों को मिलाकर के हम बोलते हैं क्या? एक यूनिट। और जनरली जब चकबंदी की घोषणा होती है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे चकबंदी शुरू होती है, तो चकबंदी जनरली कहां होती है? एक यूनिट में। और वो यूनिट कौन बनाता है? तो वो यूनिट राज्य सरकार पर निर्भर करता है। वो चाहे तो एक गांव को यूनिट बना सकता है, चाहे दो या दो से अधिक गांव को मिलाकर के एक यूनिट बना दे। और वो यूनिट का मतलब ये है कि उस यूनिट में एक किसान के नाम, एक टेन्योर होल्डर के नाम जितनी जमीनें होंगी, उसकी उन जमीनों के संबंध में क्या करा जाएगा? उनको कंसोलिडेट कर दिया जाएगा, उन पर चकबंदी की जाए। आगे कह रहा है कि कंसोलिडेशन मींस रीअरेंजमेंट ऑफ होल्डिंग्स इन अ यूनिट अमंगस्ट सेवरल टेन्योर होल्डर। और ये टेन्योर होल्डर वो व्यक्ति है जिसके नाम गांव में कृषि योग्य जमीन है। देखिए ये बात समझिएगा कि गांव में रहने वाले बहुत लोग हो सकते हैं, ग्राम सभा के सदस्य बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन टेन्योर होल्डर वही होगा जिसके नाम गांव में खेती की जमीन हो। ऐसा व्यक्ति जो गांव में रहता है लेकिन उसके नाम गांव में कृषि योग्य जमीन नहीं है, वो आदमी गांव का नागरिक तो है, वो ग्राम सभा का मेंबर तो हो सकता है, लेकिन वो टेन्योर होल्डर नहीं हो सकता। तो कंसोलिडेशन किसके बीच होगा? सबसे पहले रीअरेंजमेंट होगा किसका? होल्डिंग्स का इन अ यूनिट। और उसके बाद किसके बीच में? टेन्योर होल्डर्स के बीच में, इन सच अ वे एज टू मेक देयर रिस्पेक्टिव होल्डिंग्स मोर कॉम्पैक्ट। और इसकी हिंदी होती है संहत, यानी कि उनको घना बना। यानी कि चकबंदी क्रियाओं में क्या किया जाता है? जो भूमियां हैं, जैसा कि हमने पीछे समझा कि जो हमारी जमीनें हैं, इन जमीनों को मान लीजिए आप क्या है, ये कोई एक यूनिट है, ये कोई एक गांव है, ये पूरा जो हमारा बोर्ड है इसको आप एक गांव मान लें, इसको एक यूनिट मान लें। और इस यूनिट में मान लीजिए जो खातेदार है, यहाँ पर ए की जमीन है, यहाँ पर मिस्टर बी की भी जमीन हो सकती है, यहाँ पर सी की भी जमीन हो सकती है, यहाँ पर डी की भी जमीन हो सकती है। तो हम क्या करेंगे कि इन खातेदारों के बीच, जो ये ए बी सी डी हैं, इन खातेदारों के बीच में जो जमीनें हैं हमारी, उन जमीनों पर हम क्या करेंगे? चकबंदी क्रियाओं को करके जमीनों को कैसा बना देंगे? मोर कॉम्पैक्ट, अधिक संहत, अधिक घना हुआ। तो चारों जमीनों को मिलाकर के जब हमने एक कर दिया, तो ये चारों जमीनें क्या हुई? पास पास आ गई। इसको बोलते हैं क्या? कि इसको हमने क्या करा? कॉम्पैक्ट कर दिया, इसको हमने संहत कर दिया, इसको हमने घना बना दिया, एक साथ इकट्ठा कर दिया। तो कंसोलिडेशन की डेफिनेशन में ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्या है? रीअरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट नहीं है। जमीनें पहले से अरेंज है यूपी रेवेन्यू कोड में, लेकिन हमने उसको क्या करा है? हमने उसको रीअरेंज करा है। और क्यों करा है? तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम क्या करें? होल्डिंग्स को मोर कॉम्पैक्ट बना दें, इसको हम अधिक संहत बना दें, यानी कि एक जगह पर हम उसको इकट्ठा। अब इसी डेफिनेशन में, कंसोलिडेशन की डेफिनेशन में हमारा एक एक्सप्लेनेशन भी जुड़ा हुआ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण। प्रश्न ये उठता है कि कोई डेफिनेशन कह रही है कि कंसोलिडेशन में क्या किया जाता है? एक यूनिट में किसी टेन्योर होल्डर की जितनी भी खेती योग्य जमीनें होती हैं, उन जमीनों को हम क्या कर देते हैं? कॉम्पैक्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ जमीनें ऐसी हैं जिनके बारे में चकबंदी अधिनियम कहता है कि उन जमीनों पर चकबंदी क्रियाएं नहीं की जा सकती। कंसोलिडेशन ऑपरेशन कुछ जमीनों पर परफॉर्म किए ही नहीं जा सकते। उन जमीनों के बारे में हमारा एक्सप्लेनेशन बताता है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी जमीनें हैं जिनको हम चकबंदी क्रियाओं से बाहर रखते हैं, या जिन पर कंसोलिडेशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किए जाते, या जो जमीनें कंसोलिडेशन ऑपरेशन से हम क्या करते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं, जिनको हम निकाल देते हैं। तो वो जमीनें कौन सी हैं? तो एक्सप्लेनेशन बताता है कि सबसे पहली, लैंड विच वाज ग्रोव, यानी कि जो बाग भूमियां हैं, जो आपके एग्रीकल्चर जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में, जो एग्रीकल्चर ईयर था हमारा, जो कृषि वर्ष था, उस कृषि वर्ष में जो जमीनें बाग भूमि के रूप में दर्ज थी, उन भूमियों को हम क्या करते हैं? चकबंदी क्रियाओं में शामिल नहीं करते हैं। जैसे आम का बाग हो गया, अमरूद का बाग हो गया, जो बाग भूमियां हैं, अगर वो बाग भूमियां कहीं पर भी आ जाती हैं किसी टेन्योर होल्डर के नाम पर, तो उन जमीनों को चकबंदी क्रियाओं में शामिल नहीं किया जाता। यानी कि जिन जमीनों को हम कॉम्पैक्ट करेंगे, वो जमीन अगर किसी की बाग भूमि है तो उस जमीन को हम उसमें काउंट नहीं करेंगे। जैसे हम आपका पिछले एग्जांपल से समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये जो प्लॉट नंबर 3 है मिस्टर ए का,
ये प्लॉट नंबर 3 मान लीजिए क्या है, ग्रोवलैंड है, और अगर ये बाग भूमि है और मान लीजिए इसका जो माप था वो कितना था, 4 एकड़ था, तो यहां पर इसको हम क्या करेंगे, कंसोलिडेशन ऑपरेशन के पर्पस से शामिल नहीं करेंगे। और फिर हम जब जिन जमीनों को एक ही जोड़ेंगे वो जमीनें कितनी बची, 4, हम इसमें से ये कम कर देंगे क्योंकि ये बाग भूमि है, इसको हम शामिल नहीं कर सकते, तो यहां पर जो बचेंगी वो कितनी बचेंगी हमारे पास, 8। इसकी जो 8 एकड़ जमीन है उसी को चकबंदी के पर्पस से गिना जाएगा। ठीक है, तो पहली जमीन जो हमारी थी वो कौन सी थी, बाग भूमियां, इनको भी शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, दूसरा है लैंड सब्जेक्ट टू द फ्लूवियल एक्शन एंड इंटेंसिव सॉइल इरोजन, यानी कि ऐसी जमीनें जहां पर क्या होती है, बाढ़ आ जाती है, या जहां पर क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, जहां पर क्या होता है, मिट्टी का कटान होता है, जहां पर मृदा अपरदन होता है, उन जमीनों को भी इसमें शामिल नहीं। उसके बाद लिखा है लैंड मेंशन्ड इन सेक्शन 132 ऑफ यूपी जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950। तो इसमें जो जमीनें हैं, यहाँ पर 132 लिखा हुआ है, ये यूपी जेडे का है, एक्ट में अभी संशोधन नहीं है, लेकिन अब जो यूपी रेवेन्यू कोड आया उसमें सेक्शन क्या है, सेक्शन 77 है, और जो 132 था जेडे का, या जो सेक्शन 77 है यूपी रेवेन्यू कोड का, इसमें जो जमीनें हैं वो जमीनें हैं जिन पर भूमिधरी के अधिकार प्राप्त ही नहीं होते। आप जब किसी गांव में जाएंगे, या गांव से जो लोग जुड़े होंगे वो जानते होंगे, गांव में कई तरीके की जमीनें होती हैं, गांव में सलेज फॉर्म होते हैं, गांव में ट्रेंचिंग ग्राउंड होते हैं, गांव में घूरे की जमीन होती है जहां पर कूड़ा पड़ता है, वो जमीनें ऐसी जमीनें होती हैं जिन पर भूमिधरी के अधिकार प्राप्त नहीं होते। ऐसी जमीनों को, वो पहले यूपी जेडे में 132 में मेंशन थी, अब वो जेडे इसमें यूपी रेवेन्यू कोड के सेक्शन 77 में दर्ज है, उन जमीनों को भी चकबंदी क्रियाओं में शामिल नहीं किया। उसके बाद ऐसे कॉम्पैक्ट एरिया जो नॉर्मली सब्जेक्ट टू प्रोलॉन्ग वाटर लॉगिंग, ऐसे एरिया जिन पर क्या होता है, लंबे समय तक पानी भरा रहता है। ठीक है, लंबे समय तक जिनमें पानी भरा रहता है, आप कभी किसी नदी के किनारे से निकले, किसी पुल पर से निकले, तो आप देखेंगे कि जब आप मई जून में निकलेंगे तो आप देखेंगे कि जो नदियां होती हैं वो नदियां पतले दायरे में होकर के बहती हैं, उनकी चौड़ाई कम हो जाती है। और वही जब आप बरसात के मौसम में उन नदियों के किनारे से निकले तो आप देखेंगे कि नदियां फैल जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा एरिया जिस पर लंबे समय तक पानी भरा रहता है, यानी कि जो जनरली क्या होता है, पानी में डूबा रहता है, लेकिन जब मई जून में गर्मी पड़ती है तो वो नदी का जो एरिया होता है वो कुछ समय के लिए सूख जाता है, ऐसे इलाकों को भी हम चकबंदी में शामिल नहीं करेंगे। हमारा अगला है ऊसर, कल्लर और रिहाला। ये देखिए अनुपजाऊ जमीनों के प्रकार हैं। ठीक है, जो आपका खेती की जमीनों को जब हम देखते हैं तो उसमें दो तरीके की जमीनें होती हैं, एक फर्टाइल लैंड जो उपजाऊ जमीनें हैं, और दूसरा इनफर्टाइल लैंड जो अनुपजाऊ जमीनें हैं। उनके 3 प्रकार होते हैं, ऊसर, कल्लर और रिहाला। इन ऊसर, कल्लर और रिहाला, यानी कि कहने का मतलब इन शॉर्ट आप समझिए कि अनुपजाऊ जमीनों को भी क्या करा जाता है, चकबंदी में शामिल नहीं किया जाता है। क्योंकि मान लीजिए किसी की अनुपजाऊ जमीन थी और चकबंदी में किसी को क्या करा, वो अनुपजाऊ जमीन की जगह पर उपजाऊ मिल गई और दूसरे को अनुपजाऊ जमीन मिल गई, तो उसका क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए इनको भी हम उसमें शामिल नहीं करते हैं। हमारा 6 पॉइंट है कि ऐसी जमीनें जिनको क्या करा जाता है, पान, रोज, बेला, जैस्मीन एंड केवड़ा। आप जानते हैं ये सभी क्या हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिनको या तो खाद्य पदार्थों में, या जिनको आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल पर्पस से आपको इत्र बनाने के लिए, सेंट बनाने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है। तो ये जमीनें एक विशेष प्रकार की जमीनें होती हैं, उन पर विशेष प्रकार की खाद डाली जाती है, उनको विशेष तरीके की खेती से उगाया जाता है। तो ऐसी जमीनें जहां पर पान, रोज, बेला, जैस्मीन, केवड़ा, ऐसी चीजों की खेती होती है, उन जमीनों को भी चकबंदी में शामिल हम लोग नहीं करते हैं। और लास्ट में जो डायरेक्टर है कंसोलिडेशन, इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर वो मौके पर पहुंचता है और उसको लगता है कि कोई और ऐसी जमीन है जिसको अगर शामिल किया गया तो हमारा कंसोलिडेशन ऑपरेशन सही से नहीं हो पाएगा, तो वो चाहे तो ऐसी जमीन को भी बाहर कर सकता है। तो कहने का मतलब ये 6-7 तरीके की जमीनें हैं। ठीक है, पहली जमीन जो ग्रोवलैंड है, दूसरी जहां पर सॉइल इरोजन होता है या फ्लूवियल एक्शन होता है, तीसरी 132 की लैंड या 77 की लैंड जिस पर आपका भूमिधरी के राइट्स जो हैं इनको एक्रू नहीं किया जा सकता आपका। उसके बाद ऐसे एरिया जहां पर फ्लो लॉन्ग वाटर लॉगिंग होती है, यानी कि लंबे समय तक पानी भरा रहता है, कुछ समय के लिए सूख जाता है। फिर अनुपजाऊ जमीनें, ऊसर, कलर और रिहाला। उसके बाद की आपकी ऐसी जमीनें जहां पर पान, रोज, बेला और जैस्मीन होता है। ठीक है, और उसके बाद सातवां है कि जहां पर डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन को लगता है कि इन जमीनों को हम शामिल ना करें, तो वो ऐसी जमीनों को भी चकबंदी में शामिल नहीं किया गया। यहाँ पर कुछ और इससे संबंधित शब्द हैं, जैसे होल्डिंग। मैंने आपको बताया कि होल्डिंग का मतलब क्या है, कि जमीन या जमीनों के वो टुकड़े जिनको कोई टेन्योर होल्डर क्या करता है, आपका ज्वाइंटली या उनको इंडिविजुअली क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है, और जमीन का मतलब क्या है, तो यहाँ पर जमीन कौन सी होगी, तो जमीन वो जमीन है जिस पर क्या होता है, जिस पर एग्रीकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर होता है, एनिमल हस्बेंड्री। कहने का मतलब
आप यहाँ पर जो भी चीजें देखेंगे, चाहे वो आप देखें एग्रीकल्चर होता है यानी कि खेती होती है सीधे सीधे, या फिर वहां पर हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री यानी कि कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, या फिर वहां पर एनिमल हस्बेंड्री मींस वहां पर पशुपालन किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, पिस्टिकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन, ये सारी चीजें होती हैं, ये सब कृषि से ही संबंधित काम है। तो जिन जमीनों पर न केवल कृषि बल्कि पशुपालन, मुर्गी पालन या उससे जुड़े हुए और काम होते हैं, जैसे मान लीजिए पशुपालन से संबंधित आपने कोई डेयरी खोल रखी है, तो वो सारी जमीनें क्या होती हैं, लैंड का पार्ट होती हैं कंसोलिडेशन के पर्पस से। ऐसे तो जमीनें सारी हैं, जिस जमीन पर आप बैठे हैं वो भी जमीन है, जहां पर हम खड़े हैं ये भी जमीन है, लेकिन चकबंदी के पर्पस से ये जमीनें लैंड की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। इसमें वही जमीनें आएंगी जो क्या है आपका, जिन पर या तो खेती होती है या खेती से जुड़े हुए काम किए जाते हैं। ठीक है बात। अब हम देखें कि आखिर जब ये हमारा चकबंदी क्रियाएं होती हैं, चकबंदी जो शुरू होती है, तो इसका प्रोसेस क्या है। जब हम चकबंदी अधिनियम पढ़ेंगे तो चकबंदी अधिनियम जो हमारा है इसमें 54 सेक्शंस हैं, और इन 54 सेक्शंस में एक्ट को डिवाइड किया गया है। और जो हमारी कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है वो सेक्शन 4 में नोटिफिकेशन से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारा कंसोलिडेशन के, आप इसको स्टेप्स या चरण कह लीजिए, सबसे पहले जो चकबंदी शुरू होती है वो कहां से शुरू होती है, डिक्लेरेशन से। सबसे पहले राज्य सरकार घोषणा करती है और उसके बाद क्या करता है, नोटिफिकेशन निकाल देता है, किसका, कंसोलिडेशन। उसके बाद क्या होता है, जब चकबंदी की घोषणा हो गई तो अगला काम क्या है, हम अपने रिकॉर्ड को सही करेंगे। तो रिवीजन ऑफ मैप्स एंड रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड में कई चीजें हैं, खसरा हो गया, खतौनी हो गया, एनुअल रजिस्टर हो गया, ये सब क्या करा जाता है, सही कर लिया जाता है। जैसे ही हमारे रिकॉर्ड दुरुस्त होते हैं, जैसे ही हमारे रिकॉर्ड सही होते हैं, अगला स्टेप हम करते हैं, तुरंत क्या कर देते हैं हम, जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे सिद्धांतों का विवरण है, धारा 8A में, सेक्शन 8A में हम इसको तैयार कर लेते हैं। इसके बाद जब हमने सिद्धांतों का विवरण तैयार किया तो हम क्या करते हैं, इसको फिर लोगों के पास पब्लिश कर देते हैं और लोगों को से मांग लेते हैं इस पर क्या, ऑब्जेक्शन। इन ऑब्जेक्शंस को हम डिस्पोज ऑफ करते हैं और उसके बाद लोगों को एक अपील का मौका देते हैं। और उन अपील और उन ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारी एक कंसोलिडेशन स्कीम तैयार करते हैं। और ये दो पार्ट में होती है, पहले हम प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम तैयार करते हैं और इसके बाद हम फाइनल कंसोलिडेशन स्कीम तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे ही हमारी चकबंदी योजना बनकर के तैयार होती है, हम धारा 24 से क्या करने हैं, इन्फोर्समेंट करना शुरू कर देते हैं, अर्थात हम लोगों को नए प्लॉट पर, नए गाटा पर कब्जा दिलाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अगर इसमें कोई किसी को कंपनसेशन बन रहा होता है तो हम उसको कंपनसेशन दिलाते हैं, और लास्ट में हम उन परिणामों को देखते हैं जो चकबंदी होने के बाद उत्पन्न होते हैं, कि क्या अधिकार और दायित्व उत्पन्न होते हैं नई जमीनों के संबंध में। और इसके बाद चकबंदी की समाप्ति की घोषणा सेक्शन 52 में, धारा 52 में चकबंदी समाप्ति की घोषणा राज्य सरकार कर देती है और इसके साथ ही चकबंदी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अब ये जो हमारा अधिनियम है, इसको कई बार क्या करा गया, चैलेंज किया गया आर्टिकल 14 के ग्राउंड पर। आप जानते हैं संविधान का अनुच्छेद 14 ये बात करता है रूल ऑफ लॉ की, ये बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ की, और इसी के साथ साथ ये कहता है कि आर्बिट्रेरीनेस अगर कहीं पर है, वहां पर आर्टिकल 14 का क्लियर वायलेशन होगा। इट मींस एंटी आर्बिट्रेरीनेस का जो कॉन्सेप्ट है, अर्थात मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण, वो हमें कौन देता है, अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक केस हुआ अतर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, 1959 का केस था। इसमें क्या करा गया कि इस एक्ट को इस आधार पर चुनौती दी गई कि भाई राज्य सरकार की इच्छा है कि वो जिस इलाके में चाहे चकबंदी डिक्लेयर कर दे और जिस इलाके में चाहे चकबंदी कर दे। इससे क्या हो रहा है, बाकी की जनता के साथ भेदभाव होता है। ये आर्टिकल 14 की जो इसके प्रोविजंस हैं कंसोलिडेशन एक्ट की, आर्टिकल 14 के वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सरकार की अपनी योजना है, ये सरकार की अपनी नीति है, ये पॉलिसी मैटर है, इससे आर्टिकल 14 का कोई वायलेशन नहीं होता है। और सिमिलर केस एक था हमारा इंडस्ट्रियल सिंडिकेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सिंडिकेट लिमिटेड। इसमें जो हमारा हाई कोर्ट था यूपी का, उसने भी माना कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है और जो यूपी कंसोलिडेशन एक्ट के प्रोविजंस हैं ये पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, ठीक है, और इन पर किसी भी तरीके का कोई मनमाने प्रोविजन नहीं है। यहाँ पर एक योजना है, एक नीति है, और उसके तहत ही चकबंदी क्रियाओं को चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कंसोलिडेशन का और कंसोलिडेशन एक्ट का। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आगे हम लोग इससे रिलेटेड और टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे हमारे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।